दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर जो तेजी का रुख बना था कल, वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। एक अच्छी तेजी मार्केट में आज भी देखने को मिल रही थी और लगातार दूसरा दिन जबकि मार्केट में तेजी थी। खरीदारी थी आज रियल स्टेट में, फार्मा में, सेलेक्टिव आईटी के अंदर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। मेटल एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज जो मूव था वो मेजरली इन्हीं तीन सेक्टर्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 1 से 1.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। रफली 600 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली। करीब 185 या 200 अंकों के आसपास का इजाफा निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी बैंक 450 अंक चले इस आज के सत्र में। इसके अलावा मिड कैप 450 अंक और स्मॉल कैप के अंदर भी करीब 1.5 से 2% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। अलग अलग सब सेक्टर्स में जो मूव था उसमें एक मूव अच्छा आता हुआ दिख रहा था आपको लिकर स्पेस में, जहां पर एक अच्छी खरीदारी थी। सीमेंट स्पेस में, जहां सेलेक्टिव सीमेंट के इंफ्रा स्पेस की जो कंपनियां थी, दिलीप बिल्डकॉन, सद्भाव, जीएमआर, ये सब वो नाम है जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा आज बाइंग थी सेलेक्टिव सीमेंट स्पेस में, जहां पर कुछ खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल एक मूड माहौल बेहतर हुआ, सिचुएशन थोड़ी सी बेटर साइड पर आई और वो शेयर जो अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वहां से एक बढ़िया मूव मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो लगातार दूसरा दिन है, लेकिन मार्केट्स में ये अनुमान भी था कि 16,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो रही है बाजार की तो शायद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और एक शायद बड़ी गैप अप शुरुआत कल के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो अलग अलग पैनल, अलग अलग जानकार, अलग अलग रुख रवैये के लिहाज से आप इस तरह की यहाँ पर रणनीति रख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और पहला सवाल मुझे लग रहा है आज फिर नहीं दिखेगा। ओके, मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आज फिर वो सवाल भेज दें, क्योंकि ये लगातार चौथा दिन है मुझे सवाल दिख नहीं रहे हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। खैर, लेकिन जो 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी उसमें सबसे पहला जो मूव है वो रियल स्टेट स्पेस में एक ज़ोरदार तेज़ी के तौर पर देखने को मिला था। तो रियल स्टेट स्पेस के तमाम शेयरों पे आप नज़र रखें जहां पर एक बढ़िया मूवमेंट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दूसरा, अभी भी बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है कई स्टॉक्स में जो कि मूव नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है वहां पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े, आने वाले समय में उन पर नजर रखें। जैसे QSR स्पेस में एक बाइंग देखने को मिली 2 सत्रों में। फार्मा में बहुत अच्छे नाम थे जो कि वैल्यू में दिख रहे थे, वहां पर शायद एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास आए हैं और शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहला सवाल है नंदलाल अग्रवाल साहब का। उनके पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं। नंदलाल साहब, आपने अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की है, ऑब्वियस ही बात है, ये सोच के खरीदारी की होगी मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। 2-3 चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जानकार ये मानते थे कि जिस दिन ब्लॉक हुआ है उस दिन खुलते ही खरीद लें उसको, बहुत बढ़िया तेज़ी आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, तेज़ी आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता। कोई भी सिचुएशन एक दिन में नहीं पलटती, समय लगता है पलटने में, पता एकदम से चलता है। तो बेटर यही है कि आपके पास हैं, आप बने रहें, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है। मैनेजमेंट चेंज एक बड़ा ट्रिगर तो है ही, साथ एक बड़ा ट्रिगर तब दिखेगा जब वो चेंज मैनेजमेंट जो होगा, नया मैनेजमेंट जो होगा, वो नंबर्स में इंप्रूवमेंट लाएगा। कैसे होगा ये सब कुछ, ऐसे समझिए। CG पावर में करीब 13 रुपए के दाम पर मैनेजमेंट चेंज हुआ था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहली बार जब हुआ था तब। वहाँ से वो शेयर चलना शुरू हुआ और उसके बाद उसमें तेज़ी आई, लेकिन वो तेज़ी सिर्फ शॉर्ट लिव्ड थी। वो तेज़ी में कन्फर्मेशन तब हुआ जब पहले क्वार्टर के नंबर CG पावर ने दिए 26 रुपये पर, फिर दूसरे क्वार्टर के नंबर, फिर तीसरे क्वार्टर के नंबर, फिर चौथे क्वार्टर के नंबर, और हर क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में मैनेजमेंट चेंज हो गया ये मान लिया, लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगा नंबर बाय नंबर, तब वो सिचुएशन और स्ट्रांग और कंक्लूसिव होती हुई दिखाई पड़ेगी। तब तक के लिए एटलीस्ट आप बने रहें जब तक पहले 2-3 क्वार्टर नंबर आपको ना दिख जाए। कंपनी सिचुएशन ठीक हो रही है तो ठीक होने का हिस्सा बने रही है, मोमेंटम मिलेगा तो आप शॉर्ट टर्म में वहां से भी निकल सकते हैं। ओके, IBDL 150 रुपये पर 7,511। जैन साहब का सवाल। जैन साहब, ये पहले भी आपने मुझसे शायद सवाल पूछा था कि 7,511 नंबर मुझे याद आ रहा है। एनीवेज, तब भी मेरा एक ही जवाब था और आज भी मेरा एक ही जवाब है कि अगर आपके दाम के नीचे आए तो आप और खरीदारी कर लें, अगर आपके दाम के नीचे नहीं आए आप वेट करें, अगर आपके पास समय है तो आप बने रहें। आज आपकी खरीदारी से 12 रुपये ऊपर है शेयर। थोड़े दिन पहले 185-190 का हाई भी बनाया था, फिर दोबारा वो हाई रिज्यूम कर लेगा। आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके अलावा एक सवाल, वर्लपूल और हिताची विच वन इज बेस्ट एमंग टू, अगर आप पूछ रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में, तो वर्लपूल ज़्यादा बेटर सिचुएशन में। प्रोडक्ट लाइन बड़ा है, ब्रांड ज़्यादा बड़ा है, प्लेज भी नहीं है जो हिताची के केस में है, और नंबर वाइज भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। तो इन दोनों में ये ज़्यादा बेटर है। अच्छा, BSE लिमिटेड, इन्फोसिस 625 पे BSE और इन्फोसिस 1500 पे, दोनों में आप कुछ मत करिए, बने रहिए।
अगर आपकी खरीदारी से नीचे दोनों मिलते हैं तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हाल की गिरावट के बावजूद भी आपकी खरीदारी से 4 गुना ऊपर है BSE और खरीदारी से करीब करीब 10 से 12% ऊपर है, यही 20% ऊपर है इन्फोसिस। तो आप बने रहिए दोनों में, अगर कहीं झटका दे नीचे का तो आप और ऐड कर सकते हैं। साइंट एंड इंडिया मार्ट। दीपक साहब, साइंट की वैसे वैल्यू तो अच्छी है लेकिन एक तरफा तेजी दिखाने के बाद है। दोनों में आप मीडियम टर्म बने रहिए, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म बने रहिए, ठीक ठाक पैसा बने, निकल सकते हैं। इंडिया मार्ट के केस में बस एक ही मुझे कंसर्न दिखता है कि इसके पास होल्डको का सारा काम है, यानी होल्डिंग कंपनी है ये, खुद के कामकाज से ज़्यादा इसके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं और वो कंपनी के पास प्रीमियम नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी होल्डको उठा लीजिए, होल्डको होती हैं होल्डिंग कंपनीज, जैसे एलम्बिक लिमिटेड, एलम्बिक फार्मा की होल्डिंग कंपनी है। आपको दिखेगा वो कि उसकी वैल्यू 1000 करोड़ है और एलम्बिक फार्मा 11,000 करोड़ वैल्यू है, तो इसीलिए अंडर वैल्यूड बोलते हैं उनको अलग अलग जानकार, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को उन्हें काटना होता है, 60% 70% इन्वेस्टमेंट वैल्यू घटाकर फिर आपको देखना होता है। तो इंडिया मार्ट का बेसिकली ज़्यादातर सभी स्टार्टअप्स के अंदर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से वो आपको फिर भी प्रीमियम पे दिखता है। तो इसलिए मीडियम टर्म में रखिए, तेज़ी मिले आप निकल भी सकते हैं। ओके, विच स्ट्रेटजी इज गुड? डूइंग एवरेज इन सेम डीमैट अकाउंट, डूइंग एवरेज इन अदर डीमैट अकाउंट, बाय पासिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मलिक साहब, मान लेते हैं आपके पास TCS है और आपने 3200 पे खरीदारी की थी, नहीं 4200 पे खरीदारी की थी हाई पर, और TCS नीचे आ जाता है, से 3600 आ गया, तो आप यहाँ एवरेज करते रहिए, धीरे 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 एवरेज करते रहिए। ऊपर जाता है TCS, रुक जाइए, वेट करिए। आपकी लिस्ट कोई एक शेयर की तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, आपने 10 शेयर निकाल रखे होंगे या 20 शेयर निकाल रखे होंगे, तो 10 और 20 शेयरों को आप रखिए अपनी लिस्ट में। एक शेयर का अगर एवरेज करते करते दाम नीचे आ गया या आपकी खरीदारी से ऊपर चला गया तो वेट कर लीजिए, हट जाइए, दूसरे पे आ जाइए, उसको देखिए, उसको एवरेज करिए, उसी क्वालिटी का जो दूसरा हो। वो अगर नीचे आ रहा है, एवरेज हो रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, तीसरे पे आइए, ऐसे करके एवरेज करिए। हमेशा एट अ टाइम सारे शेयर कभी हाई नहीं बनाते हैं। बाजार के ऑल टाइम हाई पर भी पूरा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन सारे शेयर ऑल टाइम हाई पर नहीं थे, तब भी 52 वीक स्लो शेयर थे। और आज भी जब बाजार मीडियम रेंज में, तब भी 52 वीक स्लो शेयर, और जिस दिन बाजार अपने हाई लोज को काट रहा था उस दिन भी ऐसे कुछ शेयर थे जो नए हाई बना रहे थे। तो एट अ टाइम सारे शेयर ना तेजी पकड़ते हैं ना मंदी पकड़ते हैं। तो अपनी लिस्ट में से वो शेयर को आइडेंटिफाई करिए और अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग शेयरों पर अलग अलग टाइम पर एवरेज करते रहना है। अब रही बात दूसरे सवाल की कि एक ही अकाउंट में करें कि दूसरे अकाउंट में। सर, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको 2 अकाउंट की क्या ज़रूरत है? आप ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। और अगर आप पोर्टफोलियो 2 अलग अलग लोगों का बना रहे हैं तो दोनों अकाउंट में सेव करिए। ये तो आप अपनी पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो आप एक अकाउंट में करें, 2 अकाउंट में करें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको एवरेज हमेशा नीचे की तरफ करना है, तब तक जब तक वो शेयर के फंडामेंटल एटलीस्ट ना खराब हो। मिसाल के तौर पे TCS, एशियन पेंट, पीडीलाइट, HUL, ऐसी कंपनियां इधर फ्रंट लाइन में, या ओरेकल या टेक महिंद्रा, HCL और माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, L&T टेक, इन मिड कैप, इस तरह की कंपनियां नीचे मिलती हैं तो उनको आप आराम से एवरेज करिए, बट एवरेज एक रीजनेबल गैप पे करिएगा। ऐसा नहीं कि 2-2 रुपये नीचे एवरेज कर रहे हैं 5-5 हज़ार के शेयर में, तो आप बहुत एवरेज करते चले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल फ्रेश एंट्री प्लीज़। मनीष साहब, परसों के दाम पर सुबह के सुबह शो जो होता है उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए, उसमें वैल्यू है, घूम सकता है। नहीं चला उस दिन, मैं मानता हूँ नहीं चला उस दिन, लेकिन उसके बाद से रुक नहीं रहा, लगातार चल रहा है। तो वैल्यू है। मेरे बोलने वाले दिन शायद आइडेंटिफाई हुई नहीं हुई इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वैल्यू तो तब भी थी ना, वो आज हो गई। तो बेटर ये है कि अच्छी कंपनी है, हायर लेवल से 20% नीचे मिल रही थी, थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, अभी भी ऐड कर लीजिए, 1-2 शेयर 5 शेयर। नीचे झटका खाएगा ऐसा तो है नहीं, बाजार में कोई वापस गुलजार हो गया सब कुछ और बाजार तेजी भी पकड़े रहेगा अब यहाँ से, फिर 1-2 दिन में झटका नीचे का मार ही देगा। और अगर नहीं भी मारा तो अपोलो मार देगा, अपोलो ने नहीं मारा तो कोई और अच्छा शेयर मार देगा। तो ऐसे शेयर को आइडेंटिफाई करके रखिए, उनको आप उस दिन मत सोचिए कि मैं आज ही ले लूँगा, या अब जिस दिन बाजार गिरेगा मैं उस दिन लिस्ट बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आप लिस्ट पहले से बना के रखते हैं, वो लिस्ट आपने आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लिस्ट है, मेरी चेकलिस्ट है, 10 शेयर की, 20 शेयर की, 50 शेयर की। जिस दिन बाजार टूटेगा मैं इनको भाव देख लेता हूँ, आपकी पहली खरीद से उतना उतना डिफरेंस मिलता जा रहा है, मैं लेता जा रहा हूँ। तो ऐसे आप सूची बनाइए और बेस्ट टाइम मिले तो आप ले लीजिए। ओके, बेस्ट मिड कैप स्टॉक टू बाय एज वैल्यू बाय। अग्रवाल साहब, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। बहुत स्टॉक हैं जिनमें वैल्यू दिखती है, वैल्यू बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। मिसाल के तौर पे गंगा जी के किनारे खड़े होकर पानी की बोतल की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसलमेर में खड़े हुए पानी की बोतल बहुत वैल्यू है।
तो वैल्यू ऐसे डिफाइन होती है, किसी की नज़रों में कुछ वैल्यू, किसी की नज़रों में कुछ वैल्यू। मेरा विज़न क्या उसकी वैल्यू और आपका विज़न क्या उसकी वैल्यू। तो बेटर ऐसा समझ लीजिए कि कुछ कंपनियां जो अच्छी हैं, मैं उनके नाम ले लेता हूं, वैल्यू आप अपने हिसाब से तलाश लीजिएगा उनकी ग्रोथ के हिसाब से। 3 सेक्टर के ऊपर मेरे को हमेशा लगता है कि बाज़ार में तेज़ी रहेगी। पहला रहता है फूड एंड कंजम्पशन, जिसमें आते हैं जुबिलेंट फूड, सबसे बढ़िया प्लेयर है QSR में। जिसमें आता है लिकर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज, 3 नाम। जिसमें वेंकीज, चौथा नाम। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि अच्छे हैं इस स्पेस में। तो ये सबसे बढ़िया सेक्टर मुझे लगता है। कंजम्पशन ड्रिवन हमारी बहुत अच्छी डिमांड है, 140 करोड़ की आबादी है, खाते पीते रहते हैं हम लोग, आदत है हमारी, तो उस हिसाब से बढ़िया ग्रोथ है। दूसरा आता है हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर। ऑब्वियसली बात है, इतना खाएंगे तो तबीयत तो ही ख़राब होनी है, ओबेसिटी बढ़ी रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गए हैं। तो हॉस्पिटल में अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स, 3 बड़े नाम है, लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल ही हमेशा बोलता हूँ क्योंकि बाकी 2 बहुत महंगे हैं वैल्यू वाइज। उसके अलावा फार्मा, फाइजर सबसे बड़ा नाम, फार्मा की सबसे बड़ी जाइंट। सेकंड सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब, ऑरोबिंदो, लुपिन, ये 6 नाम आप सिंजीनिवन, ये कुछ नाम है जिनको आप देख सकते हैं फार्मा में। फिर हम आते हैं तीसरी की तरफ जो है इंश्योरेंस। ऑब्वियसली बात है कि अफोर्डेबिलिटी वाइज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल इज़ नॉट एज ईजी टू मैनेज, तो इसलिए उसको लिए चाहिए होता है इंश्योरेंस। तो आप आते हो हेल्थ इंश्योरेंस पे, एक ही कंपनी है स्टार लाइफ, लेकिन वो बहुत महंगा IPO, तो उसको छोड़ देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पे आते हो तो उसमें बसती है HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ। इन 3 नाम को आप ध्यान रखिए। तो ये 3 सेक्टर मुझे लगता है तेज है। इंडिविजुअल स्टॉक वाइज टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, JK सीमेंट, ऐसे नाम मैं कई बार ले चुका हूँ, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। इतनी बड़ी सूची आपको बता दी है, आप अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, अपने इंडिविजुअल ओपिनियन के हिसाब से और आपकी वैल्यू के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा ज़्यादा टाइम हो गया। नायका फ्यूचर ग्रोथ, बलरामपुर चीनी। मिश्रा साहब, दोनों कंपनियों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बलरामपुर चीनी पहले मैं लूँगा। बलरामपुर चीनी के केस में हमेशा के जब भी कभी तेज़ी आती है, ये शेयर तेज़ी पकड़ता है तो ये कैश में होता है, लेकिन जैसी तेज़ी आ जाती है ये फ्यूचर में आता है, फिर टूटने लगता है। आप चीनी की साइकिल देखिएगा पूरे सेक्टर की, चाहे आप धामपुर देखें, बलरामपुर देखें, द्वारका देखें, रेणुका देखें। रेणुका को इसलिए छोड़ देता हूँ बार बार क्योंकि रेणुका में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन बाकियों में नहीं हुआ है। तो बाकी 3 के चार्ट देखिएगा, वो साइक्लिकल चलते हैं। मिसाल के तौर पर बलरामपुर चीनी 2 डिजिट में आता है, फिर तेज़ी आके 400-300 रुपये जाता है। जब 2 डिजिट में आता है तो सबसे गंदे सिनेरियो में इंडस्ट्री होती है, लोन, ट्रबल, दिक्कतें। लेकिन जब 300 रुपये में आता है तब स्टोरी होती है इथेनॉल, इंटरनेशनल प्राइसेस, ये सब तेज़ी, तो वो एग्जिट होता है। और जब बैड टाइम होता है तो वो एंट्री होती है। तो ये शुगर की साइकिल होती है। अब आप साइकिल किस हिस्से में डिपेंड करता है उसके ऊपर। दूसरा F&O में आ रहा है तो थोड़ी शॉर्टिंग भी बनेगी। तो ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इस महीने के एंड से बलरामपुर चीनी फ्यूचर में आ रहा है। दूसरा नाम आपने लिया नायका का। सर, एक बहुत छोटा सा कंसर्न है मेरा, मैं गलत होऊंगा पूरी तरह से, मैं जानता हूँ। 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट एक क्वार्टर में कंपनी कमाती है, 1 साल में 4 करोड़। इस हिसाब से डबल कर देता हूँ, 8 करोड़ और डबल कर देता हूँ, 16 करोड़ और डबल कर देता हूँ, 32 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी साल में कमाती, तो भी क्या ये डिजर्व करती है 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप? नहीं। इससे कहीं ज़्यादा कैश और बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट में कमाती हैं, वो भी नहीं। तो इसकी तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मानता हूँ कि सेल्स का हिस्सा है। तो हमने सुनील सुब्रमण्यम साहब से यही बात पूछी थी म्यूचुअल फंड में, तो उन्होंने एक बात साफ की कि आप 100 अगर कंपनियां रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो 25 न्यू एज की रखिएगा। वो 25 न्यू एज कोई भी हो सकती है, चाहे वो नायका हो सकती है, चाहे वो पेटीएम हो सकती है, चाहे वो जोमैटो हो सकती है। तो उस तरह की कोई न्यू एज की कंपनी रखिएगा, लेकिन 75 ट्रेडिशनल रखिएगा। उसकी वजह है कि उन्होंने हर तरह के ऑल वेदर देखे हुए हैं। तो जितने वेदर आए इतने सालों में, मिनिस्ट्रीज चेंज, गवर्नमेंट चेंज, नोटबंदी, GST, रिफॉर्म्स बड़े बड़े, इतने सब कुछ देख ले के बाद भी वो रही। तो ऐसे रेशियो बनाइए और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। ओके, SBI कार्ड पे शबीर साहब एक ही सवाल है मेरा कि मतलब इतना टूट क्यों रहा है? वैसे तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी ठीक ठाक है, आप बने रह सकते अगर आपके पास है तो। लेकिन नई पोजीशन या आप मतलब एग्जिस्टिंग एवरेज थोड़ा बहुत करिएगा, बहुत बड़े लॉट्स पे मत करिएगा। थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए चीज़ें तो ज़्यादा आप एवरेज करिएगा, लेकिन हाँ बने रहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। CMS इन्फो के IPO में पैसा डालना, आज ही मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी। कंपनी तो अच्छी है, लेकिन अगेन OFS यहाँ पर भी आ रहा है और
रकम जो है वो कंपनी के अंदर जा नहीं रही है, तो कंपनी या कारोबार लिस्ट होने जाने दीजिए। आईपीओ की स्थितियां देख के समझ में ही आ रहा है सबको कि वैल्यूएशन हायर साइड पर आ रहे हैं, तो इस तरह के वैल्यूएशन के साथ कोई भी कंपनी आएगी तो नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर नहीं है, तो थोड़ा ईज आउट हो जाने दीजिए। हाल में जितनी भी लिस्टिंग हुई है क्या होगा, वो थोड़ा आपका लिस्टिंग गेन चला जाएगा ना। अगर अच्छी कंपनी तो नीचे मिल जाएगी, तो स्काई इज़ द लिमिट, कितना ही पैसा बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, तो बेटर यही कि लिस्ट हो जाने दीजिए, नंबर देख लीजिए, सिचुएशन क्लियर हो जाए, उसके बाद एंटर करिए, सबसे बढ़िया है। ओके, IEX होल्ड और एग्जिट। पावा साहब आज ही किसी जानकार से बात हुई थी, उन्होंने तो बने रहने की राय दी है। 300 रुपये शिवांगी सरदा से, हाँ, 300 रुपये के आसपास उन्होंने टारगेट्स दिए, तो आप तो बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो ऑब्वियसली बने रहिए, बस थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर नज़र रखिएगा हर क्वार्टर के, कैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है। लास्टली, हाउ मेनी शेयर्स इन वन पोर्टफोलियो इज ओके? आई हैव हॉट 39 शेयर स्लोली, इज इट ओके? अगर ये 39 टाइप ऑफ शेयर्स हैं धनंजय जी, तो भी डिपेंड करता है। अगर आप संभाल पा रहे हैं तो आपके ऊपर है, कितना बड़ा घोड़ों का रथ आप बांधेंगे। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर है। आप इतनी कंपनियों के बारे में पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनके एवरेज देख पा रहे हैं, उनके अर्निंग्स संभाल पा रहे हैं, उनमें रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी ढूंढ पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जितनी एपेटाइट आप उतना रखिए। कुछ लोगों को तो मैंने 4 शेयरों में ही काम करते देखा है, कुछ लोगों को मैंने 40 शेयरों में भी देखा है, तो वो तो उनकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है, वो कितना अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना चाहते हैं। परिवार का हिस्सा है, जितना बड़ा परिवार आप संभाल पाए उतना बढ़िया परिवार आप रखिए अपने पास। जॉइंट फैमिली रखना चाहें वो, न्यूक्लियर रखना चाहें वो, तो आपकी कॉल है। लेकिन हाँ, आप जो भी रखिए, चाहे 4 रखिए चाहे 40 रखिए, क्वालिटी रखिए, ताकि किसी बड़े फॉल में जब बाजार बिल्कुल ब्लड बाथ पे आए, जो अभी तक आया नहीं है, बिलीव मी आया नहीं है, जिस दिन वो ब्लड बाथ पर आए उस दिन आपको हैरत ना हो, उल्टा आप मौके की तरह देखें। ऐसे शेयर रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। और कल एक्सपायरी का दिन है, ज़रा ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो, और बढ़िया मौके अभी भी शेयरों में है, तो आराम से इन्वेस्ट करिए, कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।